नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए 75 डेज का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, उसकी शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं हमने इंडियन पॉलिटी से की है और ये मेरा इंडियन पॉलिटी का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स के माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1909 के अधिनियम तक की बात की है। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि एक क्रम से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो ठीक प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और साथ में जो फैक्ट्स हैं वो हमें याद होते हुए भी चलेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए हमने एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज बनाया है और ये एक प्रकार से क्रैश कोर्स भी है। तो अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन पीसीएस लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के विषय को हम शुरू करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे एक नाम से और भी जाना गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से। तो मॉन्टेग्यू कौन था? उस समय भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों की मदद की, इस उम्मीद में कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज भारत में अधिक से अधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करेंगे, साथ ही अधिक से अधिक लोकतांत्रिक अधिकार भारतीयों को देंगे। इसके अलावा उसी कालखंड में भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन चल रहे थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि अंग्रेजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे कि हमें होम रूल दो, हमें स्वराज दो। तो कहीं न कहीं इसी दबाव का कारण था कि 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू को यह घोषणा करनी पड़ गई कि चरणबद्ध तरीके से भारत में उत्तरदायी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। और ये जो शब्द उसने कहा था उसी की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1919 था। और इसीलिए हमने पहले ही पॉइंट में ये लिखा है कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के होम रूल की मांग के रूप में आया और ये कहा गया कि उत्तरदायी संस्थाएं जो है दी जा रही हैं। वो कितनी उत्तरदायी थी वो सब हम बड़े डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चार्ट हमने बनाया है और जैसा कि आप जानते हैं इसमें डायरकी आई, दैव शासन व्यवस्था आई, दोहरी शासन प्रणाली आई। तो वो क्या थी उसे भी बड़े डिटेल में इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद ये सारे का जो कंफ्यूजन है आपके वो दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 रहा, इसकी सबसे प्रमुख जो व्यवस्था थी वो दैव शासन व्यवस्था थी। आगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। तो पहली बार अलग अलग ये निर्धारित किया गया कि केंद्रीय विषय कौन से होंगे, यानी केंद्र के विधानमंडल किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं और प्रांतों के जो विधानमंडल हैं वो किन विषयों पे कानून बना सकते हैं। जैसे कि आज हम जानते हैं कि हमारे पास शासन की 3 सूचियां हैं, ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। तो यहां पर समवर्ती सूची जैसी कोई बात नहीं रही, लेकिन केंद्र और प्रांत के विषय डिसाइड कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए। तो जो राष्ट्रीय महत्व के विषय रहे उन्हें केंद्रीय अधिकारिता में डाला गया और जो स्थानीय विषय थे
उन्हें प्रांतों से संबंधित विषय के रूप में रखा गया। वो कैसे कैसे था पूरा उसका डिटेलिंग अलग से जो है पूरा है, उसमें हमें नहीं जाना है। और क्या किया गया, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। साथ ही यह भी किया गया कि पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को भी अलग अलग कर दिया गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय बजट भी पहली बार 1919 के अधिनियम में अलग अलग कर दिया और प्रांतीय सरकारों को भी करारोपण का अधिकार दे दिया गया जो उनके सब्जेक्ट्स थे उन पे। हालांकि इस पे हम फिर से वापस आएंगे जब सारी बात पढ़ लेंगे कि इसमें भी क्या कोई छुपी हुई बात थी, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा क्या किया गया, तो प्रांतीय परिषदों का जो आकार था उसको बढ़ाया गया। तो अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत कम से कम सदस्य जो है जाते थे प्रांतीय परिषदों में, विधान परिषदों में, लेकिन अब उनका आकार बढ़ाया गया और बहुत सारे मेंबर्स जो है जाने लगे। कितने कहां से जा रहे थे उसको भी हम देखेंगे। और प्रांतों के लिए 2 तरह की सरकारें प्रस्तावित की गई। ठीक है, 2 तरह की सरकारें प्रस्तावित की गई और इस लेक्चर में हमारा मुख्य फोकस इसी लाइन को समझना है। उससे पहले थोड़ी और बात हम कर लें। तो केंद्र में क्या किया गया, तो केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो अब केंद्र में क्या हो गया, तो केंद्र में अब यह कर दिया गया कि 2 सदन बना दिए गए। अभी तक 1 विधान परिषद थी, लेकिन अब 2 सदन कर दिया गया। जैसे आज हमारे भारत में है, एक राज्यों की सभा यानी राज्यसभा और एक जो है लोकसभा। तो उसी प्रकार से 2 सदन बना दिया गया केंद्र में, एक जिसे निचला सदन कहा गया और इसका नाम केंद्रीय विधानसभा। तो उस समय लोकसभा इस तरह का कोई शब्द नहीं प्रयोग होता था, केंद्रीय विधानसभा इसका नाम रखा गया। और एक सदन और बना जिसे हम कहते हैं उच्च सदन और इसे कहा गया राज्यों की सभा। तो अगर आपको 1909 के अधिनियम को ठीक से आपने पढ़ा हो और आपको याद हो तो आप समझ सकते हैं कि पहले का ढांचा क्या था। मैंने बड़ी डिटेलिंग में आपको बताया है। ठीक है, तो ये निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, इसमें कुल कितनी सीटें थी स्थानीय यानी सीटें, तो 145। अब इसमें जो है आप प्रश्न न करिएगा, ये कहीं 144 भी है और कहीं 145 भी है। ठीक है, तो इसमें बहुत, इस फैक्ट से बहुत फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 144 हो या 145 हो। और ये जो उच्च सदन है इसमें कुल सीटें थी 60। ठीक है, तो थोड़ा हम आ गए हैं तो इसको समझ ही लें। तो 104 कुल 145 में से 104 निर्वाचित होते थे, यानी जो है ये चुनाव लड़ करके आते थे। ठीक इसी प्रकार से जैसे लोकसभा में हमारे यहाँ एमपी चुनाव लड़ करके जाते हैं और 2 मनोनीत भी होते हैं। ठीक है ना, और 41 जो हैं वो नामित हैं यानी नॉमिनेटेड, ये चुनाव में नहीं गए हैं, ये सीधे नॉमिनेट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब राज्यों की सभा की बात करें तो इसमें कुल 60 स्थान थे यानी 60 सीटें थी। ठीक है, इसमें से 34 निर्वाचित होते थे। अब आपको कहीं कहीं यह दिखेगा कि 33 निर्वाचित होते थे और ये 33 निर्वाचित होते थे और कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 34 निर्वाचित होते थे। ठीक है, तो कहीं 33 और 27 का मामला होगा, कहीं आप देखेंगे, और कहीं 34 और 26 का होगा। इसमें भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ठीक है, तो 34 निर्वाचित होते थे और 26 क्या होते थे, नामित होते थे। तो ये ढांचा केंद्र का था। किस अधिनियम के हिसाब से, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के हिसाब से ये केंद्र का ढांचा था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बना दी गई। लेजिस्लेचर के जो 2 हाउस बना दिए गए, पहले 1 हाउस था। ठीक है, तो अब ये 2 हाउस बना दिए गए। ठीक है, तो ये केंद्र का ढांचा था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। और ये भी हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था में कुल कितने प्रतिशत लोग मतदान करते थे भारत के, और मतदाता बनने का क्या जो है शर्तें थी, कौन मतदाता बन सकता था। ठीक है, अब एक चीज क्या किया गया, हमने देखा कि 1909 के
अधिनियम में पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया मुसलमानों को, तो उस पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। और अब क्या कर दिया गया कि पृथक निर्वाचन मुसलमानों से आगे जाकर के सिखों को भी दे दिया गया, ईसाइयों को भी दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया गया और यूरोपियों को भी दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से 1919 के भारत सरकार अधिनियम में दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, तो एक लोक सेवा आयोग का इसमें जो है गठन हुआ और वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से ये अनिवार्य किया गया कि ये जो कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है, मुख्य सैन्य कमांडर जो हैं, उनको छोड़ करके 3 भारतीय सदस्य होने आवश्यक हो गए। तो कुल 6 में से 3 भारतीय होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, तो कमांडर इन चीफ को भारतीय को तो वो बना नहीं सकते थे। भारत को तलवारों के बल पर जीता गया था और इसे तलवारों के बल पर ही प्रशासित किया गया। तो ऐसे में कमांडर इन चीफ जो सेना का हेड है वो भारतीय नहीं बन सकता है, ये इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, और यह कहा गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 10 वर्ष के पश्चात इसकी प्रगति की जांच करेगा। वो जांच करने आएगा एक वैधानिक आयोग कि ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसकी प्रगति क्या है, ये अपने उद्देश्यों में कितना सफल रहा। ठीक है, तो अब इतनी बात हमने कर ली। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं ये समझने कि ये जो दैव शासन प्रणाली रही वो किस प्रकार से रही। यहां पर हमने लिखा है कि प्रांतों के लिए 2 तरह की सरकारें प्रस्तावित हुई, जिसे हम दोहरी शासन प्रणाली कहते हैं। इसे हमें समझना है, तो समझिए। ठीक है, तो हमने अभी बात कर लिया कि प्रांतों को उनके सब्जेक्ट्स बता दिए गए। हमने ये भी बात कर लिया कि प्रांतों का बजट भी अलग कर दिया गया। ठीक है, और हमने ये भी बात कर दिया कि प्रांतों में जो है सीटें काफ़ी बढ़ाई गई। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मद्रास में 127 सीटें कर दी गई, बंगाल में 234 सीटें कर दी गई। ये प्रांतों की बात कर रहे हैं। हमने केंद्र का ढांचा देखा है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है, लेकिन प्रांतों में केवल एक विधानमंडल है। ठीक है, तो मद्रास में 127, बंगाल में 234 और संयुक्त प्रांत में 123 स्थान, ऐसे करके इतना स्थान बढ़ा दिया गया। काफी ज्यादा जो है सदस्य अब चुन करके विधायिका में आने लगे प्रांतों में। ठीक है, तो अब प्रांत में किस प्रकार से सरकार का गठन हुआ। अभी हमने विधानमंडल की बात कर ली, उनके सदस्यों की बात कर ली। ठीक है, अब किस प्रकार से सरकार का गठन हुआ उसको हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए प्रांत में 2 तरह के जो है सब्जेक्ट्स रखे गए। हमने पहले क्या देखा कि केंद्र और प्रांत में सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विषयों का जो है वो हो गया कि कौन से विषय केंद्र के हैं, कौन से विषय प्रांत के हैं। अब जो प्रांत के विषय मिले उनमें जो है 2 तरह के विषय हमें देखने को मिले। एक कहा गया कि हस्तांतरित और दूसरा कहा गया आरक्षित, यानी एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उन पर शासन करने का अधिकार दिया गया मंत्रियों को। और ये मंत्री कहां से आते थे, तो ये मंत्री ठीक जैसे आज की व्यवस्था में विधानमंडल का जो सदस्य होता है वो मंत्री बनता है, या जो संसद का सदस्य होता है वो मंत्री बनता है, उसी प्रकार से उस समय भी ये प्रांतों के विधानमंडल के जो सदस्य होते थे वो मंत्री बनते थे। ठीक है, तो हस्तांतरित जो सब्जेक्ट्स थे उनमें मंत्रियों की सरकारें चल रही थी। ठीक है, तो ये विधानमंडल के सदस्य होते थे और ये मंत्री बनते थे, ठीक आज की प्रक्रिया के हिसाब से। और चूंकि ये विधानमंडल के सदस्य थे तो इसलिए ये क्या थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। तो इनको अपने कृत्यों का, इनको अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता था। किसको, विधानमंडल को, जैसे आज देना पड़ता है। जो भी मंत्री है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
तो ये अब इनके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे ये समझना है कि हस्तांतरित विषयों में क्या क्या आता था। ठीक है, तो ये जो विषय था कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकाय आदि, ये जो विषय थे इन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा गया। तो इन विषयों का जो शासन था वो विधानमंडल के सदस्य मंत्री के रूप में करते थे, जो भी उसमें से मंत्री बना। तो ये भारतीय इसका शासन करते थे, एक मतलब जो है मोटे तौर पे आपको बताने के लिए, तो भारतीय लोग मंत्री बनकर के इस पे शासन करते थे। तो ये क्या थी, मंत्रियों की सरकारें थी। और ये क्या थे, ये उत्तरदायी थे विधानमंडल के। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ और सब्जेक्ट्स थे जिन पर शासन करता था गवर्नर अपनी परिषद के नियंत्रण में। तो गवर्नर की जो परिषद होती थी, गवर्नर की जो काउंसिल होती थी, उसकी मदद से गवर्नर इन सब्जेक्ट्स पर शासन करता था। तो वो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, ये जितने सब्जेक्ट्स पे थे, इन सब्जेक्ट्स पर कोई भी मंत्री नहीं नियुक्त हो सकता है। तो ये पोर्टफोलियो किसी भी मंत्री को नहीं दिया जा सकता, केवल इतने विषय पर ही मंत्रियों की सरकारें होंगी। और ये जो विषय है इस पर कौन शासन करेगा, तो गवर्नर शासन करेगा, या छोटे प्रांत हैं तो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करेगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स पर ये उत्तरदायी नहीं है। तो विधानमंडल में इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी का मतलब यह है कि जो लोग चुन करके भेजे उनके प्रति उत्तरदायी। तो चुन करके कौन भेजा, तो भारतीय भेजे, तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी यानी भारतीयों के प्रति उत्तरदायी। और ये लोग भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये सब्जेक्ट्स पर जो काम करने वाले। तो गवर्नर या एलजी द्वारा नियंत्रित और उत्तरदायी नहीं। तो आप देखिए यहां जो आपको विषय दिखेंगे वो प्रशासनिक रूप से आप देखें तो बहुत मजबूत विषय आपको देखने को यहां नहीं मिलेंगे। कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अच्छे विषय हैं, लेकिन अब यहां वित्त है। अब इन सारे विषयों को देखिए और यहां देखिए, यहां फिनांस है, यहां पर न्याय है और यहां पर पुलिस है। ठीक है, पुलिस के ही दम पे तो शासन चलाना है। तो पुलिस, वित्त और न्याय, ये तीन महत्वपूर्ण स्तंभ जो शासन के होते हैं, जो कि शासन के प्रतीक होते हैं, वो किसके पास है, गवर्नर और उसकी परिषद में। और इन विषयों पर जो भी कार्य होगा उसके प्रति गवर्नर और उसकी परिषद उत्तरदायी नहीं है। भारतीय प्रांतीय विधानमंडलों के जो है उत्तरदायी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां एक बात और आपको क्लियर करना चाहूं इतना बताने के बाद, देखिए सर्वोच्च तो गवर्नर ही है, गवर्नर ही सर्वोच्च है। ठीक है, गवर्नर ही सर्वोच्च है यहां पर। ठीक है, यहां पर गवर्नर ही सर्वोच्च है, ठीक ना, गवर्नर ही सर्वोच्च है। ऐसे भी आप अपने जो है कॉपी में बना सकते हैं, गवर्नर भी है, यहां पर भी गवर्नर ही हेड कर रहा है। जैसे आज पूरा जो है अधिकार मिला हुआ है मंत्रियों की सरकारों में, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही तो पूरा अधिकार मिल रहा है, लेकिन किसके नाम से शासन होता है, नाम किसका होता है, कोई आदेश किसके नाम पे दिया जाता है, तो सारे आदेश गवर्नर के नाम पे ही दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था को समझिए कि इसमें इनको जो है एक प्रकार से छूट थी अपने विषयों को ठीक प्रकार से चलाने की, बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर हेड गवर्नर ही कर रहा था इस भी व्यवस्था को। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था थी ये तो सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था थी और इस विषयों पर उत्तरदायी सरकारें थी और इन विषयों पर उत्तरदायी सरकार नहीं थी। गवर्नर जो है सरकारी अधिकारियों के मदद से काम करता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसी को क्या कहा गया, दोहरी शासन व्यवस्था। क्या कहा गया इसको, दोहरी शासन व्यवस्था। और इस प्रणाली का जो जन्मदाता था डायआर्की का, वो लियोनिल कार्टिस था और उसे जो है डायआर्की का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया कि गवर्नर अपनी परिषद से इन सब्जेक्ट्स पर और मंत्रियों की सरकारें इन सब्जेक्ट्स पर जो है संचालित हो रही थी। तो ये प्रांत का ढांचा हो गया।
अब यहाँ जो है मैं आपको थोड़ी बात इस विषय पे करना चाहूँगा, फिर हम यहाँ आएंगे, एक क्रम से समझे, थोड़ा सा चीज़ें उलझी हुई हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया कि प्रांतीय परिषदों का आकार बढ़ाया गया। इन प्रांतीय परिषदों का क्या हुआ, आकार बढ़ा। जो स्टेट के लेजिस्लेचर थे उनके साइज को बढ़ाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मद्रास में 127 सीटें हो गई, बंगाल में 234 सीटें हो गई, संयुक्त प्रांत में 123 सीटें हो गई। तो जिस प्रकार से प्रांत की जनसंख्या थी उस हिसाब से सीटें दी गई, तो काफ़ी सीटें दी गई। अब यहाँ ये आपको समझना है कि इन विधानमंडलों जिनका आकार बढ़ाया गया और जिनकी सदस्य संख्या को मैंने आपको बताया, उनमें सदस्य कैसे आते थे, यहाँ तो हमने पूरा डिटेल बना करके देख लिया। अब चूंकि केंद्र का एक ढांचा है लेकिन हर प्रांत का अलग अलग है, तो वो हमें समझने में ऐसे चार्ट बनाकर हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम एक मोटे तौर पर बात कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो है प्रांतीय विधानमंडलों का ही भी हिसाब किताब मिल जाए कि यहाँ पर कैसे था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्य होते थे 70%, एक मोटे तौर पर, ठीक है। मान लीजिए कि बंगाल में कितनी सीटें मैंने बताई आपको, 234 सीटें थी, ठीक है। 234 सीटें कुल बंगाल में थी। तो अब इसका 70% आप निकाल लीजिए, इतने सदस्य चुन करके आते थे, चुनाव लड़ करके आते थे, ठीक है। इसके बाद सरकारी नामित, यानी ये नॉमिनेटेड थे, ये कितने परसेंट थे, ये 10% थे। तो 234 का 10% आप जो है निकाल लीजिए। और इसके बाद गैर सरकारी जो है नामित होते थे, गैर सरकारी यानी ये सरकारी नहीं होते थे, नामित, ये कितने प्रतिशत थे, 20%। तो आप देखिए 100% हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर इस ढांचा को हम देखें तो हमें यह समझ में आता है कि निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक है, उनका बहुमत है। देखिए निर्वाचित, पिछले लेक्चर से भी शायद आप नोट कर रहे हो कि मैं निर्वाचित इस शब्द पे जोर दे रहा हूं। निर्वाचित का मतलब है कि भारतीय लोगों ने उसे वोट दिया है और तब वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उत्तरदायी है, ठीक है, अपने वोटर्स के प्रति। और जो लोग नामित हैं, जिनका को नॉमिनेट कर दिया गया है, वो कभी भी उत्तरदायी नहीं हो सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायित्व के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सरकारी नामित होंगे यानी ये सरकारी अधिकारी होंगे 10%, और गैर सरकारी नामित यानी 20% जो है सरकारी नहीं रहेंगे लेकिन ये भी नॉमिनेटेड रहेंगे, और 70% जो है ये चुनाव लड़ करके आएंगे, ठीक है, ये चुनाव लड़ करके आएंगे। तो अब हमने बात किया कि ये लोग चुनाव लड़ के आएंगे, तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र था इसकी भी बात हम करें कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे था, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। तो निर्वाचन क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया था, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। तो सामान्य में कौन आता था जो है, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ऐसे करके हम बात कर रहे थे ना, इनको सामान्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह आते थे। और ये विशिष्ट में कौन आता था, तो विशिष्ट में आते थे जमींदार, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि आदि। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस समय जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती थी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, वो भी एक निर्वाचन समूह था। उसके अलावा जमींदार भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इतना उलझा दिया गया था चीज़ों को कि मतलब फूट डालो और राज करो कि नीति स्पष्ट रूप से हर जगह दिखी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सामान्य और विशिष्ट। अब लगे हाथ ये बात कर लेते हैं कि मतदाता कौन था, वोटर्स कौन थे। तो पिछले भी लेक्चर में हमने बात किया है, तो जैसा कि हम एनसीईआरटी की बात को माने तो मताधिकार का जो योग्यता था वो भिन्न भिन्न था, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न था, और एक ही प्रांत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी ये भिन्न भिन्न था।
लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो शिक्षा, संपत्ति, लगान देने की क्षमता आदि आदि के आधार पर वोटर्स बनते थे और कुल मिलाकर के भारत की जनसंख्या के 2 से 2.5% लोग इन चुनाव में वोट करते थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यकों द्वारा चुनी गई ये संस्थाएं बनी थी। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली। अब देखिए यहां पर महत्वपूर्ण बात ये करना है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 रहा, ये कहां तक सफलता प्राप्त कर सका। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रीय सूची था, ठीक है, हमने बात किया ना कि केंद्र का, और तो जो केंद्रीय सूची था उस पर कानून निर्माण का अधिकार किसको मिला था? केंद्रीय विधानमंडल को, जो कि हो गई थी अब द्विसदनात्मक। आप देख लें तो पहले यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो निचला सदन था इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। आज हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और ये जो उच्च सदन था इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। अब हमारे राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ठीक है, तो ये था। अब ये जो केंद्र का लेजिस्लेचर था, ये केंद्रीय विषयों पर कानून बना सकता था, इसे यह अधिकार दिया गया। लेकिन जो गवर्नर जनरल रहा यानी वायसराय, उसे हेड ही बनाया गया। तो अगर केंद्रीय विधानमंडल कोई कानून बना दे या किसी कानून को अस्वीकृत कर दे तो गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार था कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को वो रद्द कर सकता है और विधानमंडल द्वारा बनाए अस्वीकृत किए गए किसी कानून को वो स्वीकृति दे सकता था। तो विधानमंडलों से ऊपर कौन बैठ गया था? वो बैठ गया था वायसराय। तो आप समझ लीजिए कि नियंत्रित एकदम से जो है ढांचा था। तो कुल मिलाकर अंतिम जो निर्णय होता था वो किसका होता था? वो गवर्नर जनरल वायसराय का होता था। तो विधानमंडल कोई बात कहे उसका बहुत मतलब नहीं था, क्योंकि अंतिम जो अथॉरिटी था वो वायसराय था, न कि ये विधानमंडल थे। यही व्यवस्था प्रांतों में भी थी, जो ठीक केंद्र में थी यही व्यवस्था प्रांतों में भी थी। भले ही प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को, जैसा मैंने आपको कहा कि स्पष्टतः अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र को यह अधिकार था, यानी भारत के वायसराय को यह अधिकार था कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, और प्रांतों के द्वारा पास किया गया कोई भी कानून अंतिम रूप से जब तक वायसराय से अनुमोदित नहीं हो जाता था तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता था। अब हम बात करेंगे वित्तीय अधिकारों की कि इनके वित्तीय अधिकार क्या रहे, ये प्रांतीय विधानमंडल या जो है केंद्रीय विधानमंडल का। तो देखिए जो बजट प्रस्तुत होता था, ठीक है, वो 2 भाग में प्रस्तुत होता था। ठीक है, आप सरकार देख लिए, सारी चीजें देख लिए, और इसीलिए मैं बड़े डिटेल में समझाना चाहता हूं कि ये चीज आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। बजट के भी 2 हिस्से थे। बजट कितने हिस्से में था? 2 हिस्से में। तो ये जो बजट है ये 2 हिस्से में था। ठीक है, एक पर मतदान हो सकता था और एक पर मतदान नहीं हो सकता था। तो बजट के 30% हिस्से पर मतदान हो सकता था और 70% हिस्से पे मतदान नहीं हो सकता था। ठीक है, 30% हिस्से पे मतदान हो सकता था विधानमंडलों में और 70% हिस्से पे मतदान नहीं हो सकता है था। अभी क्या है? अभी हम जैसा कि जानते हैं कि एक एक मांग पर मतदान होता है। तो जब बजट पेश करती है सरकार तो प्रॉपर जो है संसद में उस पर मतदान होता है, एक एक जो डिमांड होती है उन पर मतदान होता है। तो अभी क्या कर दिया गया कि 70% पर मतदान नहीं होगा। कितने पर होगा? 30% पर मतदान होगा। यहां एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो प्रांत हैं यहां पर तो सरकारें स्थापित हो गई हैं, लेकिन केंद्र में जो गवर्नमेंट है, ये हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है अभी भी केंद्र में? वो एग्जीक्यूटिव है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद।
ठीक है, ये केवल लेजिस्लेचर की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। बजट कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर? एग्जीक्यूटिव। कार्यकारी बनाता है बजट, सरकारें बनाती है बजट। तो बजट जो सरकार ने बना दिया, यानी गवर्नर जनरल परिषद ने बना दिया, उस पर 70% पर मतदान हो सकता था, यानी विधानमंडल में 70% पर मतदान, 70% पर मतदान नहीं हो सकता था, केवल चर्चा वगैरह हो सकती थी। 30% पर मतदान हो सकता था कि इस 30% को खर्च करना है या नहीं करना है, निरस्त करना है, ये सारी बातें जैसे आज के डेट में होती हैं। लेकिन इस 30% पर भी एक नियम यह था कि अगर वायसराय ये कह दे कि साम्राज्य के हित में यह आवश्यक है, तो इस 30% पर भी मतदान का कोई मतलब नहीं है। तो अगर विधानमंडल इस 30% मांग को हटा दे तो भी वायसराय केवल इतना कह दे कि साम्राज्य के हित में ये ठीक है, तो ये जो है मान्य हो जाता था। मतलब ये 30% पर भी मतदान जो हुआ है वो व्यर्थ चला गया, ये पास हो जाता था। तो ये आप समझ लिए कि कितना नियंत्रित ये पूरा स्ट्रक्चर था। और अगर अब यहां प्रांतों की हम बात करें तो ये जो मंत्री बने, ये बड़े उत्साह से बने कि अब हमारे हाथ में सरकार आ गई, हम अच्छे से सरकार चलाएंगे। लेकिन इनके पास क्या है? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकाय, इन सेक्टर्स में काम करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा किसके पास है? गवर्नर के परिषद के पास है। तो इनको वित्त ही नहीं मिल पा रहा है कि ये ठीक प्रकार से काम करें। बजट पर विधानमंडल का आकार तो बढ़ा दिया गया है, 234, 124 इतने सदस्य तो आ गए हैं, लेकिन उन सदस्यों का क्या मोल है? 30% पर मतदान करेंगे और वो भी मतदान उनका मान्य नहीं हो सकता है। ये भी तो ये काम ही नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक बात आपको बताऊं कि जो लोक सेवक होते थे, मतलब जो सरकारी अधिकारी थे, जो आईसीएस वगैरह थे, ये किसके अधीन आते थे? ये अधीन आते थे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी थे, न कि मंत्रियों के। तो मंत्री कोई भी अगर योजना बना रहा है तो उस योजना को कौन पूरा करेगा? उस योजना को पूरा करेगा सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट किसके अंतर्गत है? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंतर्गत है। तो वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो मंत्री की बात भी नहीं सुन सकता है। अगर पता चल जाए किसी एक अधिकारी को कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी बात नहीं सुनेगा। तो ये भी दिक्कत थी। भाई काम तो सारे सिविल सर्वेंट को करने हैं, वो भी इनके अधिकार में नहीं। तो यहां भी अगर आप देखें तो यहां भी बहुत नियंत्रित ढांचा, केंद्र में भी बहुत नियंत्रित ढांचा जो है इस तरह का बनाया गया। ठीक है, और तो इसमें हमने बहुत सारी बातें की, पूरा जो है देव शासन व्यवस्था को समझ लिया। इसके बाद हमने प्रांतीय विधान परिषदों की बात की, उनमें स्थानों की बात की, किस प्रकार से लोग चुन करके आते थे उसकी बात की। इसके अलावा हमने जो है ये समझा बजट वाला हिस्सा, क्या क्या कठिनाइयाँ थी 1919 के अधिनियम में भारतीयों को देखने को मिली। तो मतलब सरकार में भी हिस्सेदारी मिली, तो कम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स दिए गए, केंद्र में भी कानून बनाने का अधिकार वगैरह सब मिला, लेकिन गवर्नर जनरल ऊपर इनके सर पे बैठा रहा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी व्यवस्था थी वो जगह जगह से इतनी नियंत्रित थी कि कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन न कर पाए। ठीक है, तो इसी एक्ट में क्या लिखा था कि एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए आएगा, और वो फिर आयोग आया। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। हमने प्रयास किया था कि इसी लेक्चर में उसे भी हम समझ लें, लेकिन इसमें इतने विषय थे कि हमें लगा कि इसे सेपरेट लेक्चर में ही देखना ठीक होगा, क्योंकि 1935 का भी जो भारत सरकार अधिनियम है वो भी बहुत सारे अलग अलग विषयों को अपने में समेटे हुए है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से आप जो है पढ़ लेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।